नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस कंप्रेसर में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज़ करते हैं। दूसरा जो वर्ड कंप्रेसर है, कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें हम फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं। मतलब कि फ्लूइड को कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर पर उसको डिलीवर किया जाता है कंप्रेसर की मदद से। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डायनेमिक कंप्रेसर का टाइप है जिसमें कॉन्टिन्यूस रेडियल फ्लो होता है। मतलब कि जो फ्लूइड है उसकी एंगुलर मूवमेंट होती है और इसलिए इसको रेडियल कंप्रेसर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट हैं, इसमें 4 मेन कंपोनेंट अगर आप देखें, इनलेट केसिंग, इम्पेलर, डिफ्यूज़र, वॉल्यूट केसिंग। जो इनलेट केसिंग होती है वो एक प्रकार से अगर आप देखें वो स्टेशनरी होती है, जिसका काम होता है जो एयर या गैस है उसको एक्सेलरेट करना है इम्पेलर की आई तक, मतलब कि इम्पेलर के इनलेट तक। उसके बाद है इम्पेलर। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये इम्पेलर कहलाता है। इम्पेलर 3 टाइप का होता है, ओपन इम्पेलर, सेमी एनक्लोज्ड और एनक्लोज्ड इम्पेलर। ड्यू टू एप्लीकेशन हम इनको यूज़ करते हैं। और इम्पेलर का काम होता है कि जो एयर या गैस आई है उसमें हमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि इम्पार्ट करना है काइनेटिक एनर्जी को। उसके बाद डिफ्यूज़र होता है। डिफ्यूज़र 2 टाइप का होता है, वेनलेस भी हो सकता है और वेन के साथ भी हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर कि हमें वेनलेस यूज़ करना है कि या वेन डिफ्यूज़र यूज़ करना है। और तीसरा है, अगर आप देखें, वॉल्यूट केसिंग। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ वॉल्यूट केसिंग, जिसमें ग्रेजुअली जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि वॉल्यूट केसिंग में बेसिकली जो एयर है वो एक प्रकार से कलेक्ट हो जाती है और फर्दर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी प्रेशर राइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। इसमें अगर हम देखें, जो इनलेट होता है वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो P1 है, एयर टेम्परेचर T1 है, एयर डिस्चार्ज Q1 है और मास फ्लो जो रेट है एयर का वो स्मॉल m से इंडिकेट किया गया है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यहाँ पर गियर की अरेंजमेंट है और जो शाफ्ट होती है वो कपल्ड होती है इम्पेलर के साथ। तो जैसे ही मोटर को ड्राइव किया जाता है तो उसके बाद जो इम्पेलर है वो रोटेट करना शुरू करता है और इस इनलेट केसिंग के माध्यम से जो एयर है वो एंटर करती है। और जो इम्पेलर है, इम्पेलर का जो इनलेट है जिसे हम आई भी बोलते हैं इम्पेलर की, तो उस आई के माध्यम से जो एयर है या गैस है वो एंटर करती है। तो जैसे ही जो एयर वो एंटर करेगी तो जो वेन्स होती हैं वो रोटेट करती हैं इम्पेलर की। तो रेडियल वेन्स के द्वारा हाई स्पीड पर जो एयर है उसकी वर्ल की जाती है, मतलब कि उसको घुमाया जाता है। और कह सकते हैं कि एयर के कंप्रेशन के लिए इनर्शिया फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं। जो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की आपके साथ बात की, तो उन फोर्सेस के द्वारा जो एयर है उसको घुमाया जाता है। और उसके बाद जो इम्पेलर है, इम्पेलर में जो एनर्जी है, जो इम्पेलर में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एयर में ट्रांसफ़र किया जाता है और साथ में जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। 2 चीज़ें होती हैं इम्पेलर में, जो एयर की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है और साथ में प्रेशर भी राइज होता है। और एयर को काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट की जाती है इम्पेलर के द्वारा और इम्पेलर के जो रोटेटिंग ब्लेड के द्वारा जैसे ही एयर इम्पेलर आई से इम्पेलर के आउटपुट तक मूव करती है तो इस दौरान जो स्टैटिक प्रेशर भी बढ़ता है। मतलब कि तकरीबन 65% जो प्रेशर राइज होता है वो इम्पेलर में होता है। और इम्पेलर के बाद जो एयर वो जाएगी वो डिफ्यूज़र में। डिफ्यूज़र में जाने के बाद डिफ्यूज़र का एक ही काम होता है कि जो एयर इसके अंदर आई है उसकी वेलोसिटी को कम करना है और प्रेशर को राइज करना है। बेसिकली जो डिफ्यूज़र होता है, डिफ्यूज़र में नंबर ऑफ डाइवर्जिंग पैसेज इसमें होते हैं जिसमें जो एयर है वो डिसलरेट हो जाती है, एयर की जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाती है, एक प्रकार से स्पीड कम हो जाती है। और जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि डिसलरेशन के कारण
एयर की काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक प्रेशर में बदल जाती है और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं इस केस में। और डिफ्यूज़र ग्रेजुअली वेलोसिटी को कम करके प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो 65% इम्पेलर में राइज हुआ प्रेशर, और उसके बाद जो 30% से ज़्यादा प्रेशर राइज है वो डिफ्यूज़र में हुआ, और उसके बाद वो जाएगा जो हमारा वॉल्यूट केसिंग है, जो स्क्रॉल केसिंग है उसमें। तो इसमें भी जो कुछ अगर अमाउंट बचती है राइज़ की, तो इसमें भी प्रेशर को थोड़ा राइज़ किया जाता है। उसके बाद जो एयर है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है फर्दर एप्लीकेशन के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटलेट पे प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, डिस्चार्ज Q2 है और मास फ्लो M है। मतलब कि आउटलेट पे जो प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर देन इनलेट प्रेशर। आउटलेट का टेम्परेचर एयर का ग्रेटर देन इनलेट टेम्परेचर, लेकिन जो डिस्चार्ज है आउटलेट पे वो कम है इनलेट के मुकाबले, और जो मास फ्लो होता है एयर का वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारी वर्किंग होती है। अब बात करते हैं कि जो इसमें हमने बात की थी कि जो इनलेट केसिंग होती है वो बेसिकली कास्ट आयरन की बनी होती है, और जो इम्पेलर होता है ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जनरली क्रोम निकल का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का भी ये बना हो सकता है। तो बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर के एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की और एप्लीकेशन की। एडवांटेज की अगर बात करें तो इस कंप्रेसर के लिए हमें कोई स्पेशल फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो डिस्चार्ज फ्लो है वो रिलेटिवली फ्री रहता है पल्सेशन से, और इसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ऑपरेशन है सिंपल रहता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइसी नहीं होता, स्मॉल साइज़ है, कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस इसकी कम रहती है, और ये हाईली रिलायबल होता है। इसकी जो वाइड ऑपरेटिंग रेंज होती हैं, अलग अलग प्रेशर इसमें मेंटेन किया जा सकता है। मीडियम कैपेसिटी इसकी स्टोरेज, जो कैपेसिटी स्टोरेज है वो मीडियम रहती है। अब इसके बावजूद इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, जब हमारा जो फ्लो होता है एयर या गैस का कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेशर है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि और इसके अलावा जो गैस कंपोजिशन में अगर चेंजेज आ जाते हैं तो उससे भी ये काफ़ी सेंसिटिव रहता है। कंप्रेशन रेशो इसकी लिमिटेड रहती है। स्मॉल वॉल्यूम अगर एयर या गैस का हुआ तो उसके लिए ये कम एफिशिएंट रहता है, और जब हमें ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है तो उस केस में हमें इंटरकूलिंग को प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पावर जनरेशन में, स्मॉल गैस टरबाइन में, फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे हमने बात की जब प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये जो अभी आपने देखा ये सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी ज़रूरत होती है कि हमें ज़्यादा प्रेशर और चाहिए तो उस केस में हम नंबर ऑफ़ स्टेजेस की हमें ज़रूरत होती है, और जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस हम इसमें इंक्लूड करते हैं वो बेसिकली वो सीरीज़ में अरेंज की जाती हैं ताकि हाई प्रेशर को अचीव किया जा सके। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आपके साथ और डिस्कस करें कि जो इसमें इम्पेलर होता है उसमें जो हाई प्रेशर रीजन जो क्रिएट होता है बेसिकली उस दौरान ही कंप्रेशन की फॉर्मेशन होती है, और जो ये कंप्रेशर है अगर इसकी हमें परफेक्ट वर्किंग चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसमें ऑयल सील इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डायनेमिक कंप्रेशर का टाइप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, जिसमें रेडियल फ्लो होता है कॉन्टीन्यूस, और रेडियल कंप्रेशर के नाम से जिसे जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।